हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड हेल्दी। तो पिछली क्लास में हमने कॉस्ट का फॉर्मेट डिस्कस किया था। आई होप वो सबको याद होगा और सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज हम कॉस्ट का अगला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ द ओपनिंग और द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इफ गिवन इन यूनिट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? अगर आपको ओपनिंग फिनिश गुड्स या क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स अगर आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं तो उसकी वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, इस कंसेप्ट को डिस्कस करने के लिए हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, वहीं से इसको आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूं, मैं क्वेश्चन को रीड आउट करता हूं। पहले वो कहता है, मिस्टर गोपाल furnishes the following data relating to a manufacture of a standard product during the month of April। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम गिवन है, डायरेक्ट लेबर चार्जेस गिवन है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के बारे में बताया गया है, सेलिंग ओवरहेड्स बताए हैं, मशीन आवर्स वर्क, मशीन आवर रेट, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड द यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमें ये कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूं विद द कॉस्ट शीट। ठीक है, तो कॉस्ट शीट का सबसे पहला आइटम जो हम यूज करते हैं, अब जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, दैट इज द रॉ मटेरियल्स कंज्यूम। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स गिवन है, तो उस केस में आपको रॉ मटेरियल्स कंज्यूम कैलकुलेट करना होगा। हो सकता है रॉ मटेरियल्स कंज्यूम की वैल्यू डायरेक्टली भी आपको क्वेश्चन में दी गई हो। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया है, इसमें हमें रॉ मटेरियल्स कंज्यूम की वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में दी गई है और वो वैल्यू है दैट इज 15,000 रुपीज। ठीक है, सेकेंड आइटम ऑफ द कॉस्ट शीट जो हम यूज करते हैं, दैट इज द डायरेक्ट लेबर। तो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम में हम ऐड करते हैं, दैट इज द डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर हमें क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज अ वैल्यू ऑफ 9,000 रुपीज। ठीक है, थर्ड आइटम ऑफ द कॉस्ट शीट, दैट इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को स्किप कर देते हैं। तो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का क्यूमुलेटिव टोटल होता है प्राइम कॉस्ट। तो यहां पर हम प्राइम कॉस्ट का आंसर निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 24,000 रुपीज। बिल्कुल ठीक जी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम प्राइम कॉस्ट के बाद जो चीज ऐड करते हैं, दैट इज दी फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के बाद जो अगली चीज हम ऐड करते हैं या अगला खर्चा जो हम ऐड करते हैं, दैट इज दी फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स के रिगार्डिंग देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, डायरेक्टली कुछ भी नहीं गिवन है, आपको एक चीज गिवन है, मशीन आवर्स वर्क 900 और आपको गिवन है मशीन आवर रेट दैट इज 5 रुपीज। पहले तो एक चीज हम डिस्कस करते हैं कि मशीन एक्सपेंसेस अनलेस अदरवाइज गिवन, दीज आर रिलेटेड टू दी फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो मशीन से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा, अगर क्वेश्चन में कहीं और मेंशन नहीं किया है कि इस खर्चे को किसी और हेड में डालना है, तब तक हम इस फैक्ट्री के एक्सपेंसेस में इसको इंक्लूड करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो मशीन आपको गिवन है, मशीन आवर्स वर्क दैट इज 900 आवर्स और आपको गिवन है मशीन आवर रेट दैट इज इक्वल टू 5 रुपीज पर आवर। ठीक है, तो पहली चीज तो यही डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग द गिवन मशीन फॉर 1 आवर। ठीक है, मैं दोबारा से बोलता हूं, मशीन आवर रेट रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रनिंग द गिवन मशीन फॉर 1 आवर। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो मशीन है, इसको मैंने 900 घंटे चलाया था और 1 घंटा चलाने के जो इसको एक्सपेंसेस होते हैं, दैट इज 5 रुपीज पर आवर। तो टोटल मशीन एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे? 900 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 4,500 रुपीज। ठीक है, तो एक ही हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स की एक्सपेंस की वैल्यू यहां पर दी गई है, दैट इज द मशीन एक्सपेंसेस। चलिए, तो प्राइम कॉस्ट में ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस की या फैक्ट्री ओवरहेड्स की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। ये जो रिजल्टिंग आंसर होगा, दिस इज टर्म्ड एज द ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट।
ठीक है, इसके बाद हम क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करते थे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP हम माइनस कर दिया करते थे। ठीक है, ऐसे ही करते थे। ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हम क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करते थे और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस कर देते, और उसके बाद जो रिजल्टिंग आंसर होता था उसको हम फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट लिखा करते थे। तो यहाँ पर WIP से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो वील अज्यूम कि जो ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है दिस इज ऑल्सो दी वर्क्स कॉस्ट और दी फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है जी, ये चीज समझ आती है सबको। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद बारी आती है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ठीक है, वर्क कॉस्ट के बाद नेक्स्ट जो चीज हम इंक्लूड करते हैं दैट इज दी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर 20% ऑफ द वर्क कॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर 20% ऑफ द वर्क्स कॉस्ट। तो वर्क्स कॉस्ट हमने कैलकुलेट की थी 28,500, तो 28,500 का 20% कर देते हैं यहां पर, तो 5700 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। दैट इज द वैल्यू ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो वर्क कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को ऐड करते हैं, ये जो रिजल्टिंग आंसर होता है इसको हम ट्रीट करते हैं एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाती है 28,500 प्लस 5700 दैट इज इक्वल टू 34,200 रुपीज। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या किया करते थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड किया करते थे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर दिया करते थे। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में कहीं भी हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। ठीक है, तो मैंने पूरा क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहा था, तो हमें फिनिश गुड्स से रिलेटेड कोई ना ओपनिंग स्टॉक की बात बताई गई है, ना ही हमें क्लोजिंग स्टॉक की बात बताई गई है। पर क्वेश्चन में दो चीजें गिवन है, आपको गिवन है कि यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हैं, वो कहता है 17,100 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, और क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है कि यूनिट सोल्ड कितने हैं, वो कहता है 16,000 यूनिट्स मैंने बेचे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दो अलग से चीजें गिवन है कि यूनिट्स प्रोड्यूस कितने किए गए थे और यूनिट्स कितने बेच दिए गए थे। तो अगर हमें गिवन है कि मैंने बनाए थे 17,100 यूनिट्स पर मैंने बेचे हैं सिर्फ 16,000 यूनिट्स, तो आपके अकॉर्डिंग बाकी बचे हुए 1100 यूनिट्स कहां गए? तो आपके दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो आप कहेंगे सर वो खराब हो गए हैं, या तो आप कहेंगे सर वो मेरे पास अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में लॉस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई है कि जो रिजल्टिंग जो बैलेंस यूनिट्स हैं वो लॉस हो गए थे, जब तक ये चीज मेंशन नहीं है तब तक हम अज्यूम करके चलेंगे ये जो बचे हुए 1100 यूनिट्स हैं दीज आर द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर ने यहां पर फिनिश गुड्स का ही क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिख दिया, रॉ मटेरियल्स का भी हो सकता था, WIP का भी हो सकता था। नहीं जी, अगर आप ध्यान से देखें यूनिट्स प्रोड्यूस में से बचे हुए यूनिट्स हैं। प्रोड्यूस का मतलब है जो फिनिश हो गए थे, जो बन के कंप्लीट हो गए थे, तो उन्हीं में से जो बचे हुए यूनिट्स हैं, इसका मतलब ये फिनिश गुड्स के ही क्लोजिंग यूनिट्स हैं जो हमने यहां पर इंक्लूड करके दिखाने हैं। ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो इसको हम निल अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक के हमने कैलकुलेट किए कि क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1100 यूनिट्स। अब एक चीज आती है कि यहां तो हम जितनी भी चीजें डाल रहे थे ये तो हम वैल्यूज वाले टर्म्स डाल रहे थे, और ये जो 1100 हमने अभी कैलकुलेट किया है ये तो यूनिट्स की चीज है, इसकी वैल्यू नहीं है। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस कॉस्ट शीट इज द वैल्यूएशन ऑफ दिस ओपनिंग और द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स व्हिच इज गिवन इन यूनिट्स। तो हमने यहां तक कर लिया है कि हमने डिटरमिन कर दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, 1100 यूनिट्स है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इन 1100 यूनिट्स की एक्चुअली वैल्यू क्या होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो हमारी कॉस्ट शीट हम आगे वहां पर कंटिन्यू करेंगे। एक वर्किंग नोट पहले डिस्कस कर लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ
the opening stock or the closing stock of finished goods if given in units. ठीक है, ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का अगर आपको यूनिट्स में दिया गया है तो उन यूनिट्स की वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करना है ये हमने यहां पर डिस्कस करना है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द कॉस्ट शीट। ये लगा के चलिए कि अगर कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आया तो काफी हद तक चांसेस हैं कि ये पॉइंट तो उसमें जरूर वो इंक्लूड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। तो ये जो वैल्यूएशन की हमने बात की है, ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कई क्वेश्चंस में क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपको दी गई होती है, तो उस केस में आपने जो गिवन वैल्यू है वो ही यूज करनी है। जो हम वैल्यूएशन अभी करेंगे उसको हम सिर्फ क्लोजिंग के लिए यूज कर लेंगे, उस केस में ओपनिंग के लिए यूज नहीं करनी है। तो ओपनिंग के लिए आपने उसी सिनेरियो में यूज करनी है अगर आपको ओपनिंग के सिर्फ यूनिट्स गिवन है और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दी गई। ठीक है, तो ये जो वैल्यूएशन की हमने बात की है, दिस वैल्यूएशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। ठीक है, तो अभी हमने जो वैल्यूएशन की बात की है कि ये वैल्यू निकालनी कैसे है, दिस वैल्यूएशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कैसे निकालना है? ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कैसे निकालना है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये हमने इस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट की वैल्यू को कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है इन कॉस्ट शीट, जो अभी हम कॉस्ट शीट बना रहे थे। अगर आप ध्यान दें तो अभी हमने जो कॉस्ट शीट बनाई थी, ठीक है, जो हम कॉस्ट शीट बना रहे थे उसमें हम ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके थे। दैट वाज 34,200 रुपीज, जिसमें हमने ऐड करना था ओपनिंग फिनिश गुड्स और माइनस करना था दी क्लोजिंग फिनिश गुड्स, जिसके हम ये 1100 यूनिट्स निकाल चुके थे। तो इस 1100 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने अभी यहाँ पर बात की है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये ऑलरेडी जो हम अपनी कॉस्ट शीट में कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो वैल्यू यहाँ से हम अपनी कॉस्ट शीट से ही उठा के यहाँ पर यूज कर लेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि यूनिट्स प्रोड्यूस क्या है। या तो ये चीज क्वेश्चन में गिवन हो सकती है, जैसे मैंने जो प्रेजेंट क्वेश्चन उठाया था उसमें हमें ऑलरेडी गिवन था कि यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वर 17,100 एंड यूनिट्स सोल्ड वर 16,000। ठीक है, तो इस केस में मेरे यूनिट्स प्रोड्यूस की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है, पर जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं वो हमेशा ही आपको गिवन है। तो अगर गिवन नहीं है, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक छोटी सी इक्वेशन हम यूज करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन यूनिट्स दैट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन यूनिट्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस दी यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, तो अगर आपको यूनिट्स प्रोड्यूस कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं क्वेश्चन में, तो आप इसको एक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स व्हिच इज इन यूनिट्स दैट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन यूनिट्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस माइनस द यूनिट्स सोल्ड। ध्यान रखना है, ये पूरी इक्वेशन में सिर्फ हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई मॉनेटरी टर्म हमने यूज नहीं की है। तो इस केस में क्या होगा, आपको हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो, ओपनिंग स्टॉक गिवन हो और सेल्स के यूनिट्स दिए हो। तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब इसको ध्यान से देखें, ये कितने यूनिट्स मेरे पास पहले से पड़े थे, इसमें मैंने और कितने बनाए, तो ये मेरे टोटल यूनिट्स हो गए। इन टोटल यूनिट्स में से मैंने कितने बेच दिए, तो जो भी डिफरेंस होगा उसका क्या मतलब होगा कि उतने बाकी बचे हुए मेरे यूनिट्स होने चाहिए।
तो वही चीज ये इक्वेशन डिनोट करती है, मेरे पास कितने यूनिट्स पहले थे, मैंने और कितने बनाए, इन टोटल में से मैंने कितने बेच दिए, तो बाकी क्लोजिंग में होने चाहिए। ठीक है जी। तो इस केस में मेरा ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट हो गई है 34,200 और यूनिट्स प्रोड्यूस भी हमें ऑलरेडी गिवन थे, दैट वाज 17,100। तो ये 2 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट का आंसर मेरे पास निकल जाएगा। अब ये जो 2 रुपीज पर यूनिट मैंने कैलकुलेट किया है, इसी 2 के अकॉर्डिंग मुझे इस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, ओपनिंग के भी अगर यूनिट्स होते और वैल्यू ना दी गई होती तो उसको भी इंटू 2 करके वैल्यू कैलकुलेट कर दी जाती। ओपनिंग के यूनिट्स गिवन है, साथ में वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो हम वो ही यूज करेंगे। अगर ओपनिंग के सिर्फ यूनिट्स हैं, वैल्यू नहीं है, तो ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की होगी यूजिंग दिस फॉर्मूला, उसी वैल्यू को हम ओपनिंग के लिए भी यूज कर लेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड किया, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस किया, ये जो रिजल्टिंग आंसर हमारा होता है दैट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस केस में हमारी वैल्यू आ जाती है 32,000 रुपीज। ठीक है जी ये चीज। इसके बाद हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। वो आपको बताया गया है 50 पैसा पर यूनिट। अब पर यूनिट गिवन है तो दिमाग में क्वेश्चन आता है, पर यूनिट का क्या मतलब है, यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया जाए ये आंसर, या यूनिट्स सोल्ड से मल्टीप्लाई करके किया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर है कि जो 50 पैसा पर यूनिट गिवन है, इसको सेल्स के यूनिट से मल्टीप्लाई करके आपने आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखनी है। सेलिंग ओवरहेड्स एक ऐसा एक्सपेंस है, अगर जो पर यूनिट बेसिस पे दिया गया है वो हम सेलिंग यूनिट्स के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा जितने भी खर्चे क्वेश्चन में गिवन हैं, अगर वो पर यूनिट बेसिस पे दिए गए हैं तो वो सारे खर्चे प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि सेलिंग ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं कि हर यूनिट को बेचने पे क्या खर्चा हमने इंकर किया है, तो इसलिए जितने यूनिट्स मैंने बेचे हैं इसी के अकॉर्डिंग हम ये सेलिंग ओवरहेड्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। तो 16,000 यूनिट्स मैंने बेचे थे, 50 पैसा पर यूनिट बेचने का खर्चा है, तो इसका मतलब सेलिंग ओवरहेड्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8,000 रुपीज। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी हमारी दैट इज इक्वल टू 40,000। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि टोटल कॉस्ट तक तो हमें हर कॉस्ट शीट के क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी ही करनी है। तो हमारे इस क्वेश्चन में गिवन था कि जो यूनिट्स बेचे थे 16,000, ये बेचे थे ₹8 पर यूनिट, तो इसका मतलब ये सेल्स की वैल्यू दी गई है, ये 16,000 यूनिट्स हैं, ये ₹4 पर यूनिट के अकॉर्डिंग बेचे गए हैं, तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कैलकुलेट हो जाता है 64,000 रुपीज। तो दिस इज द सेलिंग प्राइस, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, तो बाकी जो रिजल्टिंग बैलेंसिंग फिगर है दैट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो 24,000 ये हमारे प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द कॉस्ट शीट। अगर कॉस्ट शीट का क्वेश्चन होगा तो मेरे अकॉर्डिंग ये पॉइंट वहां पर जरूर वो इंक्लूड करके दिखाए। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आई होप सबको समझ आ गया है।